नमस्कार, स्वागत है आपका। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कर्नाटक चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल। दरअसल मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं। जहां एक तरफ राज्य में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी तो गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस को मौका मिलेगा या बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी या फिर जेडीएस की लॉटरी लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कर्नाटक चुनाव को साल 2023 के लिए सबसे रोमांचक चुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल पहले कहा गया था कि कर्नाटक तो कांग्रेस ही जीतेगी। कर्नाटक से राहुल गांधी के एक और रीलॉन्च का स्टेज सेट होने लगा। मोदी विरोधी पार्टियां 2024 के लिए अलायंस बनाने से पहले कर्नाटक के रिजल्ट का वेट करने लगी। उसी कर्नाटक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो लगने लगा कि चुनाव अब बीजेपी ही जीतेगी। दरअसल बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक की हवा का रुख मोड़ दिया है और कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक को छीन लाए हैं। हालांकि ये बात बीजेपी मानती है, लेकिन कर्नाटक के वोटर क्या मानते हैं ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल जनता का मूड जानने की कोशिश करते सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं और इसके साथ ही वोट शेयर के आधार पर क्या दावा किया जा रहा है, हम आपको बताएंगे। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में किए गए चुनावी सर्वे के आंकड़ों में किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 2024 सदस्यीय 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है और हाल ही के 3 सर्वे के आंकड़ों में किस दल को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन सर्वे के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर कर्नाटक पर अगले 5 साल कौन राज कर सकता है, क्योंकि लगातार दावे बहुत किए जा रहे हैं दोनों दलों की तरफ से, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, दोनों दल ये दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कर्नाटक की जनता किसको अपने सर आंखों पर बिठाने जा रही है। बिल्कुल, और शुरुआत सबसे पहले इस बड़ी अपडेट और इस बड़े सवाल के साथ करेंगे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुछ ही देर में आपको आंकड़े भी दिखाएंगे और कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि कर्नाटक की कमान किसके हाथ में जाएगी और कर्नाटक में क्या बीजेपी बाजी मारेगी या कांग्रेस किला फतेह करेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पे आज चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो कुछ ही देर में होगा साफ कि कर्नाटक में आखिर कौन सत्ता पर काबिज होता नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से कर्नाटक में खिलेगा कमल और या फिर कर्नाटक के लोग कांग्रेस का थामेंगे हाथ? बड़ा सवाल है। जनता किसके साथ जाती नजर आ रही है, आपसे थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। कुछ ही देर में होगा साफ कि कर्नाटक की सत्ता पर आखिर कौन काबिज होने वाला है। क्या एक बार फिर से कमल अपना कमाल दिखाता कर्नाटक में नजर आएगा या फिर वहां पर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती नजर आएगी। कुछ ही देर में साफ होगा कर्नाटक की कमान आखिर किसको मिलने वाली है। लेकिन इस दौरान आखिर नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस दौरान चुनाव के दरमियान जिस तरीके से बयानबाजी भी हुई है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ओपिनियन पोल अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। कई ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखा रहे हैं, कई ओपिनियन पोल हंग असेंबली दिखा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है या इंटरनल ऑब्जर्वेशन है वो साफ साफ दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जोरदार तरीके से वापसी करने जा रही है। आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रोड शो देखा है, आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की रैलियां देखी हैं, किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से अपार प्यार मिल रहा है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही कर्नाटक को आगे ले जा सकती है। बाकी कांग्रेस तो अनगल बातें करती है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, देश को तोड़ने की बात करती है, समाज को तोड़ने की बात करती है। कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दें और भारतीय जनता पार्टी ही कर्नाटक और देश को आगे ले जाएगी। देखिए, सबसे भ्रष्ट सरकार देश की इस समय अगर कहीं चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में चल रही है, किसी से छुपा नहीं। इनके खुद नेता, इनके ठेकेदार और इनके तमाम कर्नाटक की जनता बोलती है कि
40% कमीशन दिए बिना कोई काम नहीं हुआ इन 3.5 सालों में कर्नाटक में, जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है। और उससे पहले की जो भाजपा की सरकार रही तो तमाम तरह के घोटालों से, चाहे खनन घोटाला हो या और भी कोई घोटाले हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात में बदनाम रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से इनके एक विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिल जाता है, तो क्या कर्नाटक की जनता देख नहीं रही है कि ये जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए तो ये सरकार ने काम नहीं किया है। कर्नाटक को जो एक हमारा एक सबसे समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, कर्नाटक की एक पहचान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई थी कि सबसे ज्यादा वहां पर कहीं ना कहीं चाहे आईटी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एजुकेशन से लेकर के हो, इन चीजों में कर्नाटक की पहचान होती थी। स्टूडेंट्स निकल करके पूरे वर्ल्ड वाइड जाते थे वहां पे जाकर के। लेकिन इन्होंने एक भ्रष्ट सरकार के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में कर्नाटक को जो पहचान दिलाई है, ये जो ओपिनियन पोल है इस पे जनता ने मोहर लगाई है। और अब ये 11 तारीख को जो चुनाव होंगे और 13 को जो नतीजे आएंगे, ये बिल्कुल सटीक होंगे। कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं ओपिनियन पोल को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी देखिए। का चुनाव अब त्रिकोणीय मुद्दा, त्रिकोणीय लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ वापसी करते हुए प्रतीत हो रही है। कांग्रेस के अपने बयानबाजी, उसके घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई को एक बताना और दोनों को आतंकी संगठन साबित करना हिंदुओं को गोलबंद करने में सहायक सिद्ध हुआ है। रहा शाह कसर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी अध्यक्ष घोषित है, और उसके बाद उनके बेटे का प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक कर्नाटक की जनता को बुरा लगा, ये पूरे देश को बुरा लगा। लेकिन मतदान तो कर्नाटक में हो रहा है। जेडीएस एक फैक्टर है, लोकल है, वहाँ के देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, स्वामी वहाँ के सक्रिय नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव की, कर्नाटक ओपिनियन पोल की। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर है और जेडीएस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में हमने देखा बीजेपी पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, तीनों ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत हर तरीके से कर्नाटक के अंदर लगा रखी है, केवल बाजी पलटने के लिए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी मैदान में है, प्रियंका गांधी मैदान में है, खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मैदान में, और पूरी टीम, पूरी फील्डिंग उन्होंने लगाई हुई है। और बाजी को किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है। तीसरे नंबर पर जेडीएस है, स्वामी की पार्टी है, तो उन लोगों ने भी ताकत लगा रखी। तो सुना आपने किस तरीके से ये साफ हो गया है कि दरअसल कोई भी राजनीतिक दल कर्नाटक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और अभी भी लगातार पूरी दमखम के साथ सभी राजनीतिक दल मैदान पर उतरी हुई हैं। लेकिन इस बीच हम अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं, ताबिश कमाल जी हैं और संदीप गोयल हैं। ताबिश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। क्या कुछ कर्नाटक का अगर हम जमीनी समीकरण समझने की कोशिश करें आपसे, तो क्या कुछ हकीकत नजर आ रही है वहां पर? देखिए, मैं योगेश आपको बता दूं, कर्नाटक की राजनीति की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक में साउथ में जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि साउथ की जो राजनीति है वो तमाम राज्यों से अलग मानी जाती है। पूरे दक्षिण भारत की राजनीति नॉर्थ इंडिया से अलग मानी जाती है। कई वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, फिर बीजेपी ने वहां सत्ता परिवर्तन किया, और कांग्रेस के जिस तरह से ओपिनियन पोल में चीजें निकलकर सामने आई है। हालांकि ओपिनियन पोल को अक्सर नेता ये कहते हैं, अगर ओपिनियन पोल उनके अनुसार सामने निकलकर आ जाता है तो ओपिनियन पोल को वो अपना मानते हैं। लेकिन अगर ओपिनियन पोल में ये आता है कि कोई राजनीतिक दल वहां पर सत्ता में था और वो अब नहीं आ रहा है, तो उस ओपिनियन पोल को सत्ता के लोग उसको नहीं मानते हैं। ऐसे में अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि उस राज्य को रिटेन करना है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा सहित जो तमाम पार्टी की फौज है वहां उतार दी गई है और कर्नाटक में जमीनी स्तर से लेकर के और आसमान तक की कोशिश की जा रही है कि हर वोटर तक यानी अंतिम वोटर तक ये बताया जा सके, मैसेज दिया जा सके केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए काम किया और राज्य ने अपने ही कर्नाटक के लिए क्या काम किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प ढूंढ करके लाई थी 40% करेक्शन वाला, जिसको बहुत तेजी के साथ कांग्रेस पार्टी ने उठाया। कांग्रेस पार्टी लगातार हर मंच से ये कहती रही, हमने राहुल गांधी को सुना, प्रियंका गांधी को सुना और कांग्रेस के तमाम जो आला दिग्गज वहां पहुंचे हमने उन सबको सुना जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि 40% कमीशन जिस तरह से कर्नाटक में चला है उसको खात्मा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कर्नाटक में देखिए साउथ का जो समीकरण है वो जातीय और क्षेत्रीय आधार पर आधारित होता है। कर्नाटक में हमेशा एक राजनीतिक क्षेत्रीय और जातीय हावी रही है और उसका फायदा कहीं ना कहीं शुरुआत में कांग्रेस लेती रही थी और अन्य राजनीतिक दल इसका फायदा लेते रहे थे, चाहे जेडीएस हो या तमाम क्षेत्रीय वहां के छोटे राजनीतिक दल हो जिसका फायदा लेते रहे थे। लेकिन कर्नाटक में जो परिस्थिति एकदम से बदली है, साउथ में जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और एक बड़ी मोबिलाइज भीड़ वहां पर आई, बड़ी भीड़ वहां पर घूम दिखाई दिया था, तो ये लग रहा था कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि साउथ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को। हाल ही में जिस तरह के नॉर्थ में नतीजे सामने निकल कर आए थे उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गदगद नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा आप था। हमारे साथ बने रहिए, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस बात का जिक्र ताबिश यहाँ पे कर रहे थे कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक अच्छा मौका होगा। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब जनता का मूड बदल दिया है, तो ऐसे में हकीकत क्या कुछ नजर आती है धरातल पर? देखिए बिल्कुल स्थिति कहीं ना कहीं बदलाव की कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जनता 11 तारीख को यह तय करेगी आखिर किसके पक्ष में जो है सरकार इस बार होगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के बड़े चेहरे जो है पूरे जोर शोर से जो है वहां पर रैलियां करते हुए नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक बड़ी जो रैली थी या जो बड़ा रोड शो था उसमें काफी हद तक जो है भीड़ जुटाने की बीजेपी की ओर से जो कोशिशें रही वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर संकेत कर सकती है कि कह सकते हैं कि दोबारा से जो है बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो अनुमान जो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं वो यही कि इस बार जो राहुल गांधी का जो यात्रा थी उससे कहीं ना कहीं बदलाव कांग्रेस चाहती होगी और उसको ही मानकर जो है चल रही होगी। लेकिन हम देखें कि आज भी बेंगलोर में जो है राहुल गांधी की जो है कार्यक्रम रहे हैं, वहां पर डोर टू डोर लोगों से मिलना हो या फिर वहां पर जो डिलीवरी बॉय हैं उनके बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मेहनत राहुल गांधी की रही है पिछले महीनों से लेकर जो यात्राएं थी या प्रियंका गांधी के जो भाषण थे वो कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। लेकिन 11 तारीख को यह तय होगा कि किस और जो है पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस एक जो है खुशी एक उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार जो है सरकार वहां पर बदलेगी और कांग्रेस की जीत होगी, तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी से जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि जनता जो है क्या कुछ करने वाली है, उसमें ज्यादा उम्मीद जो है कांग्रेस की कह सकते हैं, लेकिन समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब दोनों में हमारे साथ सहयोगी का जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरुराज होलर जी हैं, जेडीएस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले गुरुराज होलर जी, आपका ही हम रुख करेंगे। देखिए, जो स्थिति बनी हुई है कर्नाटक में, अगर हम जिक्र करें जेडीएस का, तो ओल्ड मैसूर ये एक ऐसा गढ़ है जो जेडीएस का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां पर अब जो एग्जिट पोल सामने निकल कर के आए हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें अब कहीं ना कहीं आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि पहले आपकी स्थिति मजबूत नजर आ रही थी और अब कहीं आप पीछे खिसक चुके हैं? हुलर जी, आवाज आ रही है आपको? तो हुल्लर जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इसी बीच हम रुक करते हैं अजय तिवारी जी का। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सवाल काफी अहम हो जाता है। अब जनता का मूड क्या है वो तो हम आपको थोड़ी देर में ही दिखाएंगे कि क्या कुछ ओपिनियन पोल कहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर एक विश्लेषक के तौर पे आप कर्नाटक राजनीति को कैसे समझते हैं और क्या तस्वीरें इस समय आपको समझ में आती है कर्नाटक चुनाव को देखते हुए, उसके बारे में बताएं। कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और योगेश जी को और आपके चैनल को देख रहे हैं प्रत्येक जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं जी। और यह प्रणाम सिर्फ इसलिए करता हूं कि
हर आदमी एक दूसरे को प्रणाम करे, आदर करे, सम्मान करे और अपना जीवन यापन कर दीर्घायु बने और देश की अखंडता के लिए काम आए, जो आज इस देश में नहीं हो रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, कांग्रेस का कम सीट आना, जेडीएस का सहयोग करना यह साबित करता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बहुत से लोग उससे उत्साहित हुए। लेकिन आज जो स्थिति है, कांग्रेस की राहुल गांधी की पदयात्रा और कांग्रेस का बीजेपी का ना काम करने का मूड कर्नाटका में काफी दिनों तक छाया रहा और आज से 20 दिन पहले कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत साबित कर रही थी। लेकिन जब से बजरंग दल और बजरंगबली का चढ़ाव हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का करिश्मा जी नुकसान हुआ है। और योगेश जी, आप देख रहे होंगे कि इस बजरंगबली और बजरंग दल के चक्कर में जेडीएस का फायदा होने जा रहा है, ना कि बीजेपी का फायदा होने जा रहा है। गलतफहमी है लोगों के कि बीजेपी का फायदा होगा। जेडीएस की तरफ लोगों का मन बन गया है इन दोनों की लड़ाई में। और मेरा जहां तक मानना है कि कांग्रेस 100 पार होगी और इस बार का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा कि एक तरफ बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, महंगाई और एक तरफ बजरंगबली और एक तरफ जो देश की जिंदगी जीने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, जो एक दूसरे को तोड़ने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं। इस बार 13 तारीख का रिजल्ट बताएगा, 10 तारीख का चुनाव वोटिंग बताएगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि बड़ा असमंजस है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। गुरुराज जी, क्या लगता है कि आपको फायदा होने जा रहा है वहां पर? जहरीला सांप और बजरंगी के जाप, ये दोनों काम कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो आपको होने वाला है ये बयान वीरों की वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा राज्य के पूरे मतदार जो चाहते हैं ना वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुद्दा लेके कोई नहीं आ रहा है। हम जो है, जो हमने किया है काम और आगे जो करने वाले हैं वो लोगों के सामने रख के हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करें, दोनों एक कॉइन के दोनों एक सिक्के का दो मुकड़े हैं। ये दोनों जात पात धर्म लेके आ गए। मुद्दा क्या है इनके पास? कोई मुद्दा नहीं है। और हम तो अपना जो काम किए है वो और आगे करने वाला वो सामने लाके लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग हमारे बात सुन रहे, मतलब देख रहे कि तो पूरी कर्नाटक देख रही है दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है और ये क्या करने वाले हैं आगे। वो तो रखना चाहिए ना लोगों के सामने, वो नहीं है। क्योंकि उधर देखो तो एक पार्टी बोलती है कि ये लोग जामीन बेल लेके बाहर है और उनके पार्टी में कोई बेल लेके बाहर नहीं है। क्या फ्रेश है ना, अभी माडाड़ू एमएलए 8 करोड़ रुपया उनके बेटे के ऑफिस में मिला था रेड हैंड में, वो भी बेल लेके तो बाहर है ना। इतने और जितने लोग एमपी है उसमें से कितने लोग बेल पे बाहर है। ठीक है, हुल्लर जी आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सी वोटर्स के सर्वे में कौन सी सरकार बन रही है ये हम आपको अब बताएंगे, और कमल का कमाल होगा या कांग्रेस का हाथ चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो सी वोटर्स के सर्वे में कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ आपको बता दें कि थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि सर्वे क्या कहता है सी वोटर का, और इसमें कर्नाटक में कौन कमाल दिखाएगा ये बड़ी बात है। कमल का कमाल दिखेगा या कांग्रेस की तरफ से उसका पंजा चलेगा। तो अब आपको एक बार आंकड़े भी दिखा देते हैं कि कर्नाटक में सी वोटर के हिसाब से ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं। अगर इसमें बीजेपी पर नजर डालें तो उसके पास 74 से 86 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस का अगर हम जिक्र करते हैं यहाँ पर करिश्मा तो 107 से 119 सीटें दिखाई गई हैं, और जेडीएस 23 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, और अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें जा रही हैं। जाहिर तौर पर है ये सी वोटर का जिस तरीके से सर्वे सामने आया है, और इसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती नजर आ रही है।
अब ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में किसकी सरकार बनती है, तो इसमें अगर हम आपको एक बार आंकड़े दिखा रहे हैं कि इसमें सीधे तौर पे जो बढ़त है वो कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते में 107 से 119 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो सी वोटर के हिसाब से जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे नंबर पे बीजेपी है 74 से 86 सीटों के साथ और तीसरे नंबर पे जेडीएस दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर है यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बढ़त बनाती नजर आ रही है। और जिस तरीके से लेकिन अभी तिवारी जी कह रहे थे कि दरअसल अब जो बयानबाजी होने वाली लगी है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आगे आने वाले समय में ये तय हो जाएगा आखिर किसको कितना नुकसान होता है। एक बात और कही गई है तिवारी जी की तरफ से कि अगर इसका फायदा होगा तो जेडीएस का होगा, लेकिन जेडीएस का कितना बड़ा फायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सी वोटर्स के माध्यम से ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो उनके आंकड़े सामने आए, इसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस एक बार सरकार बनाती नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दक्षिण में एक दुर्ग था वो भी धराशायी होता नजर आ रहा है। और अब ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पर ध्रुवीकरण का जिस तरीके से जिक्र किया गया और जिस तरीके से अन्य मुद्दे लाए गए, धार्मिक मुद्दे लाए गए, वहां पर जो जनता है, जनता के मूड में क्या है, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं बेहद अहम रखता है और वो बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं बात करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर कर्नाटक चुनाव में 2004 के गणित पर एक नजर डालें तो कैसे आंकड़े थे वो भी एक बार देख लीजिए कि अगर बीजेपी की बात करें तो उसके खाते में 79 सीटें जाती हैं, 35 सीटों की बढ़त थी, जबकि अगर वोट शेयर की बात करें तो 28.33% वोट शेयर बीजेपी के खाते में 2004 में गए थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसके खाते में 35.27% वोट गए थे, जबकि कांग्रेस को यहां घाटा हुआ था और 65 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 67 सीटों माइनस में कांग्रेस चली गई थी। बिल्कुल, 2004 का आंकड़े के साथ ही हम दर्शकों को जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि कितना वोट बैंक कितने प्रतिशत रहा और कितना क्या कुछ रहा है, आगे का भी हम दिखाएंगे 2008 का भी कि 2008 में क्या कुछ है। 2008 में अगर हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 110 सीटें गई, 31 सीटें प्लस रही हैं और कांग्रेस में 80 सीटें कांग्रेस को मिली, 15 सीटें प्लस के साथ। यहां पर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो जेडीएस का 2008 में हुआ था, 30 सीटों के नुकसान के साथ 28 सीटें ही खाते में गई थी। और अगर हम वोट बैंक का प्रतिशत का अगर हम जिक्र करते हैं तो 33.86% वोट शेयर रहा भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का 34.76% रहा और जेडीएस का 18.96% रहा। कांग्रेस का अगर हम जिक्र करते हैं तो लगभग वोट शेयर एक जैसा नजर आ रहा है, 4 का और 8 का भी। और बिल्कुल, और अगर आप 2013 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को घाटा सीधे तौर पे होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के खाते में 19.90% वोट गए और वहीं 40 सीटें आई थी, जबकि उसे घाटा 70 सीटों का हुआ था, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी और 36.60% वोट शेयर उसके खाते में गए और 122 सीटों के साथ ही 42 सीटों में प्लस जाती हुई कांग्रेस नजर आई थी, जहां पर उसे बढ़त मिली थी। और जेडीएस की बात करें तो जेडीएस ने भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था और 20.20% वोट शेयर के साथ ही 40 सीटें जेडीएस के खाते में गई थी। बीजेपी को सीधे तौर पे नुकसान हुआ। बिल्कुल, और 18 का हम एक बार देख लेते हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं 18 का क्या कुछ आंकड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 104 सीटें रही हैं, 64 प्लस हुई। कांग्रेस के खाते में 80 सीटें गई, माइनस 42 सीटों का नुकसान हुआ। और जेडीएस का अगर हम जिक्र करते हैं तो 37 सीटें हैं, 3 के साथ नुकसान हुआ 3 सीटों का। और वोट शेयर का अगर हम जिक्र करें 36.35% बीजेपी का रहा, कांग्रेस का 38.14% रहा और जेडीएस की अगर हम सीटों का जिक्र करें 18.30% वोट शेयर रहा। जाहिर तौर पर हम ये जो पूरे आंकड़े इनका हमने दिखाया दर्शकों को, और अगर पूरे आंकड़ों पर हम नजर डालें, तिवारी जी आपका रुख करेंगे, इन आंकड़ों का अगर हम जिक्र करते हैं तो खासतौर पर हमने एक चीज देखने को मिलती है सारे आंकड़ों में, चारों जो चुनाव हुए और इन चुनावों में हमने देखा कि जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही बनी है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ है, 1 से 2% ही इधर उधर हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जाहिर तौर पर इस बार भी जो आंकड़े सामने आएंगे, जो सीटें सामने जिन लोगों को मिलेंगी, जितनी मिलेंगी, उनमें भी बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज का फर्क नहीं देखा जा सकता क्या? या फिर हम कहीं ना कहीं इस वोट शेयर को लेकर के कहीं चूक रहे हैं, जो सी वोटर्स ने अपने जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें?
बिल्कुल, और इसी पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इनसे आगे भी चर्चा करेंगे। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, गुरुराज हुल्लर जी जेडीएस के प्रवक्ता हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से हमने दिखाया कि सी वोटर्स के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, आखिर कर्नाटक की सत्ता किसके हाथ में जाती नजर आ रही है, यह हमने आपको दिखाया और सिलसिलेवार तरीके से हमने ये भी बताया कि किस तरीके से पिछले चुनावों को अगर हम जिक्र करें तो उनमें किसको कितनी सीटें मिली थी। अब बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलती नजर आ रही, कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और इसके साथ ही जेडीएस का अगर हम जिक्र करें तो 23 से 35 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये कर्नाटक का सी वोटर्स का ओपिनियन पोल है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। अजय तिवारी जी, आपका ही रुख करेंगे। सवाल वही है कि हमने पिछले चुनावों का अगर जो आंकड़ा हमने देखा, उन आंकड़ों को अगर हम गौर करें तो कांग्रेस के वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। सरकार किसी की भी रही हो, सीटों का नुकसान हालांकि लंबा हुआ है लेकिन वोट शेयर ज्यादा नहीं घटा बढ़ा। जी, इस बार भी वही खेल होगा। हाँ। और इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा, बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ेगा और जेडीएस का जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। कांग्रेस का वोट परसेंट कम जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से कहीं कम सीट नहीं जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि कांग्रेस को नुकसान होगा तो उसका फायदा जेडीएस को होगा, ना कि बीजेपी को होगा, या मेरी अपनी गणित कहती है। और जिसकी वजह से इस बार बीजेपी की सरकार को बड़ा तगड़ा मेहनत करके जो देखा है, तो बीजेपी की सरकार को यह माहौल बता रहा है। जो 10 तारीख की वोटिंग होगी, उस वोटिंग में यह निश्चित तौर से हम लोग कह सकते हैं कि 13 तारीख का रिजल्ट कहां जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, वोट परसेंट बीजेपी का भी बढ़ रहा है, जेडीएस का भी बढ़ रहा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज घट रहा है लेकिन सीटें नहीं घट रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी की तरफ अभी सीटों का बंटवारे में अच्छी बढ़त चल रही है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि सी वोटर के हिसाब से जो सर्वे की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, इसमें सीधे तौर पे कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी की तरफ से जो लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं वो यहाँ पर थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कर्नाटक में जीतने जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से जीतने जा रही है। हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हमने काम किया है, डबल इंजन ने सरकार ने काम किया है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेवा की है, लगातार फ्री में राशन दे रहे हैं, लगातार पीएम किसान के माध्यम से किसानों की हेल्प की जा रही है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत फ्री में जो गरीबों को हेल्थ की सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा दी जा रही है। आपने देखा किस तरीके से लगातार डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए लैब स्थापित की जा रही है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित की जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमारे युवाओं को काम मिल सके, युवाओं को जॉब मिल सके। कर्नाटक को एक हब बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारी कर्नाटक की सरकार ने किया है। आज कर्नाटक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी कमिटमेंट के लिए, अपने इनोवेशन के लिए। इनोवेशन पे फोकस, सपोर्ट और ये सारा काम करने का जो श्रेय है वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जा रहा है और इसीलिए आज कर्नाटक की जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ी है। वहीं जो विपक्ष है वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव बातें करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे सीधा सीधा टीका टिप्पणी करता है, उनको गालियां देता है, उनको बुरा भला बोलता है, क्योंकि उनके पास कोई ना रोड मैप है ना जनता के लिए कुछ दिखाने को है। वो 85% कमीशन लेने वाले लोग हैं। लेकिन खेमचंद जी, हमने जो आपको आंकड़े दिखाए हैं ये जनता का मूड है, जनता का परसेप्शन है कि आखिर क्या हो सकता है। हम जब उनसे पूछते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है तो वो अपना मूड बताते हैं और उन्होंने सी वोटर के हिसाब से जो मूड बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती है। तो यहाँ पर चिंता की बात तो आपके लिए है, क्या इन 5 सालों में आप जनता के बीच अपने इन कामों को नहीं पहुंचाए जिसके चलते वो वोट में से कन्वर्ट कर सके? देखिए, आपने 2-3 सर्वे दिखाए,
और आपके एक दो सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में कोने बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। सी वोटर ने कुछ कम दिखाया है, सभी के अपने अपने सैंपल हैं, अपना किस एरिया में जाके उन्होंने सर्वे किया है। लेकिन मैं आपको अपना सर्वे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उस फीडबैक के अनुसार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि हमने काम किया है और हम काम करेंगे, ऐसा भरोसा हम जनता को देने में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी। खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि चाहे ओपिनियन पोल में कुछ भी आए, सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने पिछले अपनी सरकार में काम किया है और उसी के आधार पर जनता वोट करेगी और इस बार भी सत्ता वापसी वही करेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं होना। देखिए, हसीन सपने देखने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर भाजपा के नेता और प्रवक्ता सपना देखना चाहते हैं तो देखें, क्योंकि कर्नाटक की जनता जो 9 साल की सेंटर की सरकार और 4.5 साल की कर्नाटक की सरकार डबल इंजन की, जिसके अंदर वादे करेंगे, वही वादे जो प्रधानमंत्री ने उससे पहले करे थे, वही वादे जो आज करे कि कर्नाटक को हम ऐसे कर देंगे, कर्नाटक को ऐसे कर देंगे। लेकिन किया क्या? 40% की घूसखोरी, और 40% की घूसखोरी के अंदर आज एक विज्ञापन आया है कि 2500 करोड़ के अंदर सीएम पद और अन्य पद, वही घूसखोरी 40% की, जिसको उसके खुद के भाजपा के नेता और कंट्रैक्टर बताते हैं कि घूसखोरी हुई और आत्महत्या करते हैं, और भाजपा के नेता और नेता देखते नहीं है। उसी घूसखोरी के ऊपर, जिस घूसखोरी की बात वो कभी कांग्रेस की करते थे, लेकिन बेबाक थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अगर वो बोलते थे कि 1 रुपया जाता है और 15 पैसे पहुंचता है, तो उस पर एक्शन करने की कोशिश करते थे। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं की तरह नहीं कि जिस करप्शन में लिप्त मुख्यमंत्री को अपनी जरूरत के हिसाब से करप्शन का नाम लगा के करप्शन में लिप्त पाए जाने के बाद हटा दिया जाए और सत्ता की लालच के अंदर उसी मुख्यमंत्री को दोबारा अपने साथ जोड़ दिया जाए, ये कह के कि वृद्ध उनके आगे इतना नतमस्तक हो जाए जैसे योगा दंडवत करने जा रहे हो देश के प्रधानमंत्री। काश वो इतना दंडवत देश की उन बच्चियों की तरफ हो जाते जिन्होंने गोल्ड मेडल ला के उनके साथ फोटो खिंचवाई थी, और 100 मन के एपिसोड में एक ये बात। लेकिन चंद्रमोहन जी, यहाँ पर आपने डॉक्टर अजय तिवारी को भी सुना होगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि 3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने मजबूती बनाई हुई है, लेकिन कांग्रेस जब अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात करती है और प्रधानमंत्री उसे बजरंग बली से जोड़ देते हैं, तो पूरी जो तस्वीर थी वो बदल गई और ऐसा लगा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, बिल्कुल गलत। कई बार क्या होता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा जनता का सपोर्ट मिल जाए तो आदमी गलती करता है। शायद कभी गलती पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी ने करी, आज वही सत्तारूढ़ पार्टी ने भी करी। किसी भी तरह से हजारों करोड़ों के आराध्य हनुमान जी, जो इस देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और देवता हैं, वो उनकी तुलना एक दल के साथ कर देना, ये अपमानित करना हिंदू समाज के लिए, और फिर उसी हनुमान जी को ये कह देना कि कैद कर लिया, ये सब अपमानित शब्द देश की जनता, कर्नाटक की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। क्योंकि लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कर्नाटक में बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, जनता के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, चाहे किसानों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, लेकिन वहां पर जिक्र किस बात का होता है और मुद्दा क्या उठता है कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, हम PFI को बैन कर देंगे, जो पहले से संगठन बैन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी तो अपनी रणनीति में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। देखिए, बिल्कुल नहीं। हमने हर कर्नाटक के मुद्दे पे बात करी है, हमने गृह लक्ष्मी गृह योजना, युवाओं पे बात करी, हमने करप्शन पे बात करी। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जिस तरह से कहा गया है, उस मैनिफेस्टो की आप लाइन पढ़िए, उसके अंदर क्या गया है, जो संविधान, कानून और न्यायपालिका का उल्लंघन करेगा, ऐसे दल, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई या उनको इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चलिए उसका रुख करते हैं। बिल्कुल, खेमचंद शर्मा जी जिक्र कर रहे थे अन्य ओपिनियन पोल का भी, तो मैट्रिक्स का सर्वे हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस को मिल सकती हैं सबसे कम सीटें, किसके लिए सत्ता की राह हो सकती है कठिन, ये भी हम आपको बताएंगे। सर्वे में किस पार्टी की जीत का दिखा बड़ा आंकड़ा, हम आपको दिखाएंगे। क्या कहता है मैट्रिक्स का सर्वे, वो हम आपको दिखाएंगे। और आखिर कर्नाटक में सत्ता पर कौन आने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं, ये अलग अलग सर्वे किया गया है और अलग अलग आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आंकड़े क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 103 से 115 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में
89 से 91 सीटें जा रही हैं, जेडीएस के खाते में 26 से 36 सीटें जा रही हैं और अन्य 12 से 8 सीटें आने को मिल रही हैं। करिश्मा, मुझे लग रहा है खेमचंद शर्मा जी इसी सर्वे का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, और ये जो सर्वे है आपको इससे पहले हमने सी वोटर का दिखाया था और अब मैट्रिक्स का सर्वे दिखा रहे हैं कि मैट्रिक्स का सर्वे क्या कहता है। और इसमें सर्वे सीधे तौर पे कहता है कि कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जेडीएस के खाते में 26 से 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो खेमचंद शर्मा जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि आपको खुशी तो जरूर हो रही होगी आंकड़े देखकर, लेकिन उससे पहले हुलर जी मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो जेडीएस के लिए कुछ ज्यादा बदलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो सी वोटर हो या मैट्रिक्स सर्वे हो। और इन लोगों का जो दोनों का झगड़ा देख के वोट डालने के मूड पे तो नहीं है। ये जितने भी सर्वे हुआ है वो सर्वे का आंकड़ा पार करके आगे निकलने वाले हैं। हम इस बार किंग मेकर नहीं बनने वाले, हम किंग बनने वाले हैं। ये दोनों को देखते रह जाएंगे। अभी देखिए बीजेपी वाले बोलते हैं वो किसान सम्मान ये योजना वो योजना देखी है, जो अच्छे योजना जिसने किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ ये हाईवे क्वाड्रिलेटरल हाईवे किसने किया और दिल्ली मेट्रो किसने किया, कांग्रेस रोड की महीने किया, लोकपाल का जिक्र किसने किया और महिला मीಸಲಾತಿ जो 33% का वो किसने किया, हाँ, और रेवोल्यूशनरी ये स्टेप इसमें पेट्रोलियम में वो किसने किया। जब 11 महीना देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे ना तब हुआ है। एक आदमी एक बीज उगालता है, बड़ा पेड़ होने तक वो मर जाता है तो उसका बेटा वो खा लेता है, ऐसा इन दोनों का हुआ है। अगर मैं गलत हूँ मैसूर के एमपी को पूछ लीजिए, प्रताप सिंह को, जो 83rd या 84th बर्थडे में एक आर्टिकल लिखा था वो एमपी, उसमें ये सब जिक्र किया हुआ है, ये सब किसने किया है करके। ठीक है और गुरुराज जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और खेमचंद शर्मा जी आपका रुख करेंगे। ये जो आप आंकड़े बता रहे थे, आंकड़ों को हमने दिखाया और शायद आप इन्हीं आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कर्नाटक में धर्म पर अब वोट मांगे जा रहे हैं, काम पर नहीं मांगे जा रहे हैं? क्योंकि एक बयान है आपके प्रदेश अध्यक्ष नलिन जी का, वो जी के आप बहुत वायरल हो रहा है, उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल जनता से वोट जब मांगना है तो उस दौरान नाली सड़क का जिक्र नहीं करना है, इन कामों का जिक्र नहीं करना है। लव जिहाद जैसे तमाम सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को हमें बचाना है उनसे, तो उन पर हमें जिक्र करना है, उन पर हमें चर्चा करना है। तो क्या अब काम को छोड़ करके इन सारे मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो काम के आधार पर वोट मांग रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो डबल इंजन की उपलब्धियां हैं उसके आधार पर मांग रही थी। हमने काम किया, हम काम दिखा सकते हैं, हम लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में फ्री में वैक्सीनेशन किया है, सबका वैक्सीनेशन किया है, सबसे तेजी से वैक्सीनेशन किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सभी को फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी युवाओं को भविष्य में नई अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उन्होंने इनोवेशन के लिए वो लैब तैयार किए हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से युद्ध स्तर पे डेवलप करा रहे हैं और कर्नाटक को फोकस करते हुए, क्योंकि कर्नाटक एक तरीके से हमारे भारत का जो साउथ भारत है उसका एक हब है और पूरे विश्व में वो इनोवेशन के लिए जाना जाता है, तो वहां पे पूरी तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोकस है। मोदी जी ने आज कहा है कि कर्नाटक जिस तरीके से मेरे में विश्वास कर रहा है, जिस तरीके से मेरे को समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिता के वापस भेजने वाला है, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं पे बैक करूंगा पूरी तरीके से। तो लोकल सरकार होगी उसकी मदद की जाएगी और कर्नाटक को डेवलप करने का काम किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस क्योंकि जो कॉन्फिडेंट नहीं थी वो धन को लेके आई,
ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक और सर्वे आपको अब दिखा देते हैं कि कन्नड़ आउटलेट के सर्वे में क्या कुछ निकला है। और कन्नड़ आउटलेट के हिसाब से कर्नाटक में चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कर्नाटक में बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी। कर्नाटक चुनाव का फाइनल सर्वे क्या कहता है और जनता का मूड क्या है, वो भी अब हम आपको दिखाएंगे कन्नड़ आउटलेट सर्वे में। तो आंकड़े क्या कहते हैं उस पर एक नजर डालिए कि अगर उसमें देखें तो बीजेपी के खाते में 57 से 65 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर बढ़त बढ़ाती हुई और 132 से 140 सीटें उसके खाते में जाती हैं। तो वहीं अगर जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के खाते में 10 से 17 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 21 से 55 सीटें। तो यहां पर अगर हम कन्नड़ आउटलेट सर्वे की बात करें तो उसके हिसाब से सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार 2023 में बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं, जिस तरीके से सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है उससे जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। सरकार में कांग्रेस काबिज होने जा रही है। बिल्कुल, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो मेहमानों का रुख करेंगे। और उससे पहले कि चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आऊं, क्योंकि जो ये सर्वे निकल के सामने आया इसमें बढ़त आपको मिल रही है, लेकिन उससे पहले मैं अजय जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपने जेडीएस से हुल्लर जी को भी सुना और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस लड़ती रह जाएंगी, जेडीएस मलाई खाएगी और जेडीएस इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन के निकल के आएगी। इस बात से आप कितने सहमत है, क्योंकि अभी जो सर्वे निकल के आया है, जो हमने आपको कन्नड़ आउटलेट का सर्वे दिखाया है, इसमें जेडीएस के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई नजर नहीं आ रही। नहीं करिश्मा जी, मेरा ऐसा मानना है कि जेडीएस के खाते में सीट जाएगी। जो अन्य दल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी सीटें कम होंगी और जेडीएस का इस बार का मेरा मानना है कि जेडीएस इस बार किंग मेकर का रोल निभाएगी और वह जिधर जाएगी उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि वाकई इन दोनों के घमासान में जेडीएस को हर बार फायदा होता रहा है और इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़त होगी। ये अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग अपनी अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन जो मैं भी गया था कर्नाटक में, कई जगह मैं भी गया था और कई लोगों से मेरी वार्ता होती रहती है, मैंने वार्ता भी की है। तो उस वार्ता के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो जेडीएस है वो किंग मेकर की भूमिका निभाने का काम करेगी और उस भूमिका में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी कोई बहुत अच्छी बढ़त नहीं बना पाएंगे, वो जेडीएस को फायदा होगा और जेडीएस को जब फायदा होगा तो निश्चित तौर से वह एक किंग मेकर की भूमिका निभा करके दोनों तरफ कांग्रेस या बीजेपी की तरफ किधर जाएगी ऐसा करते हुए वो सरकार बनाने का काम। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अगर हम कन्नड़ आउटलेट के सर्वे पर नजर डालें तो 132 से 140 सीटें आपके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और सीधे तौर पे कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए आप, सर्वे तो जो आ रहे हैं वो तो हर किसी के उसमें है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने एक मन बना लिया है। मन इसलिए बना लिया कि अगर प्रचंड बहुमत वाली सरकार तो ऐसे नेतृत्व वाली ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो आज कर्नाटक के अंदर जाके गर्जना दिखाते हैं, और अगर उन्होंने कोई काम करा होता तो मुखरता के साथ वो अपने 5 काम गिनवाते और 5 काम गिनवा के कर्नाटक की जनता से वोट मांगते। वो वोट कहां से मांग रहे हैं? वो वोट मांग रहे हैं येदियुरप्पा जी के अधीन में, वो वोट मांग रहे हैं बजरंगदल और बजरंगबली के ऊपर, वो वोट मांग रहे हैं फिल्म के ऊपर। तो कर्नाटक की जनता नॉर्थ की जनता से एक अलग है, पढ़ा लिखी जनता है। वहां के लोगों के अंदर इन मुद्दों का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की जनता एक आईटी हब थी, कंप्यूटर यूज से मिलना था, वहां के एजुकेशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। 40% की घूस ने वहां के बच्चों के कैरियर को खराब करा। कोई आईटीएफ कोई इंस्टीट्यूशन 4.5 साल की सरकार में जिन्होंने लोकतंत्र के पायदान को अंधेरे के अंदर सरकार तो बदल दी, पैसे के दल प्रयोग के साथ सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन वो सत्ता हासिल करने के बाद कर्नाटक के ना तो किसानों का काम करा, ना किसानों की बेरोजगारी का काम करा, युवाओं की बेरोजगारी दूर करी, ना कर्नाटक की महिलाओं की रसोई के अंदर जो महंगाई ने मार मारी उसका हल करा। तो ये मुद्दे बहुत हैवी है वहां पर किसी भी तरह के किसी भी प्रलोभन का, जो प्रलोभन नॉर्थ में अक्सर भाजपा इस्तेमाल करती है, शायद उसका ये फैक्टर पूरी तरह से फेल होगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आगे भी चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। करिश्मा, हम मेहमानों के पास जाएं, लेकिन उससे पहले आखिर कर्नाटक में कौन से वो फैक्टर हैं जो इस चुनाव में काम करेंगे और किस तरीके से उन फैक्टर्स पर किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा। दर्शकों को जरा पहले वो हम दिखा देते हैं उनकी टीवी स्क्रीन पर, और किन किन फैक्टर्स पर मतदान पड़ेगा। और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। ओपिनियन पोल्स में आप देख सकते हैं किसी वोटर, मैट्रिज, कन्नड़, आउटलेट, ये तीनों सर्वे हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और कितनी किसको सीटें कौन सा सर्वे दे रहा है वो भी हम आप तक दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे उनका रुख करते हैं। और इस दौरान हुल्लड़ जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि 3 हमने आपको सोर्सेस दिखाए और उनमें हमने आपको आंकड़े भी दिखाए कि क्या कहते हैं वोटर्स और उनका मूड क्या है। लेकिन अगर 2 सोर्सेस की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन जो हमने लास्ट सोर्स दिखाया कन्नड़ आउटलेट, उसमें सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि जेडीएस के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इतना तो तय हो। हुल्लड़ जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। खेमचंद शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जो कन्नड़ आउटलेट के आंकड़े निकल के सामने आए हैं इसमें बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि 57 से 65 सीटों से ज्यादा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये सर्वे कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम देखें, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रोग्राम देखें, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्यार और सपोर्ट आज हमारे नेताओं को मिल रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को मिल रहा है। और वो दिखाता है साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य कर्नाटक में शुरू किए हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे रोड मैप को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आपने सरकार में रहते हुए लगातार वहां पर काम किया है और जनता उसी के हिसाब से आपको वोट देगी। लेकिन ये जो सर्वे किया गया है कई फैक्टर्स के हिसाब से किया गया है और इसमें जनता से ये भी पूछा गया कि आखिर कर्नाटका में कितने विकास के कार्य हुए। इसमें 50% लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि सरकार रहते हुए इतना काम नहीं हुआ, उसके आधार पर भी आपको वोट दे सकते हैं। और ये जो सर्वे होता है कहीं ना कहीं जनता का मूड ही बताता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सर्वे है कुछ हद तक जनता को निराशा रही है सरकार के कामों से? हम सत्ता में रहे तो ऑब्वियसली है जनता की जो आकांक्षाएं, हो सकता है कि कुछ आकांक्षाएं पूरी ना हुई हो, हम आने वाले समय में पूरी करेंगे। लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कंपैरेटिवली पिछली सरकारों के कंपैरेटिव बहुत अच्छा काम किया है और हम अच्छा काम करते रहेंगे। और रही बात सर्वे की, तो सर्वे का एक अपना एक फैक्टर हो सकता है। आप कह रहे 50%, लेकिन इसका मतलब 50% लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार से वहां पे खुश हैं, उनके कामों से खुश हैं, वो मानते हैं कि वहां पे काम हुए हैं। और डेमोक्रेसी में बहुमत के आधार पे ही वोट डलती है, बहुमत के आधार पे जीत होती है। अगर 50% लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है, अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि 50% लोग अगर मान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है तो 50% वो भी है जो ये मानते हैं कि वहां पर काम हुआ है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? क्या ये जो वोटर्स का ओपिनियन निकल के सामने आता है, अब इसमें से कितने ओपिनियन वोटर्स में कन्वर्ट होंगे ये भी बड़ा सवाल रहता है। तो तस्वीरें पूरी तरीके से बदल सकती है वोटिंग के बाद? आपके सामने जो है कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हैं और ये सारे चुनाव में इस कर्नाटक का चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कि यह चुनाव ही 2024 के चुनाव को बहुत बड़ा फेरबदल करने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी का शुरू से आप 20 साल पहले से उठा के देख लीजिए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, और कांग्रेस का आंकड़ा निकालिए तो कांग्रेस वहां बहुत मजबूत नजरिए से आई है और भारतीय जनता पार्टी एक बार ही सरकार बना पाई है। लेकिन जो अभी कांग्रेस अपनी मजबूती दिखा रही थी, उस मजबूती के बाद जो मैं आज भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात से ऐसा नहीं कह सकता कि मैं असहमत हूं, लेकिन जब एक ऐसा मुद्दा हो, जब एक सेंसिटिव चीज को आप गलत जगह एंट्री कर देंगे तो उसका असर पड़ेगा और वो असर निश्चित तौर से पड़ेगा, चाहे आप मेरी बात माने या ना माने।
बजरंग दल को बजरंगबली में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें उसने बढ़त हुई। और आपने जो मैनिफेस्टो में लाया, इससे आप माइनस हुए। इसमें कहीं भी आप चुनाव के बाद देखिएगा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका असर दिखेगा और जेडीएस को इसका फायदा होगा। और इस बार जो दोनों पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने में थोड़ा सा कमजोरी दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो अभी माहौल चल रहा है उसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें वहां पर कही हैं। और किष्किंधा के पवन पुत्र कहां ले जाते हैं इन पार्टियों को, ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है, लेकिन खेमचंद जी मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपने अभी कहा कि साप ने किस तरीके से सरकार में रहते हुए काम किया है और जनता उसी के आधार पे वोट देगी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार में पूरा अपना जोर लगा रही है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता वापसी के लिए आपको कितना जोर लगाना पड़ रहा है कर्नाटक में। तो अगर आपने इतना काम किया है तो आखिर इतने ज्यादा चुनाव प्रचार की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि हम पूरी ताकत से जनता के बीच में जाते हैं और एक मौका होता है हम अपने कामों के बारे में बताएं, हम भविष्य में जो काम करने जा रहे हैं, जो हमारा रोड मैप है, हम उसको प्रस्तुत करें और जनता का फीडबैक लें, जनता के जो सजेशन है उनको लें और हम लोगों से जाके मिलें। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में जा रहे हैं और ये तीनों काम कर रहे हैं। हमने जो काम किया उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हम काम करने वाले हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके जितने भी रोड शो है, आपकी जितनी भी रैलियां हैं, वहां पर आपके काम की बात नहीं हो रही, आपके विकास की बात नहीं हो रही, वहां पर बात हो रही है बजरंगबली की, द केरला स्टोरी की, गाली की, तो वहां पर बात हो रही है किस तरीके से सियासत हिंदू मुस्लिम की जा रही है। तो आखिर अगर आप अपने कार्यों का वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने विकास कार्यों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी बात कीजिए। इन मुद्दों को लाकर वोट मांगने की जरूरत क्या है? क्या अब बजरंगबली वोट दिलाएंगे कर्नाटक में या केरला स्टोरी दिलाएगी? देखिए, हम तो विकास की बात कर रहे थे। किसने केरला स्टोरी का विरोध किया? ये वही लोग हैं जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को चलाना चाह रहे थे, स्क्रीन कर रहे थे, वो केरला स्टोरी को रोक रहे हैं। केरला स्टोरी है क्या? केरला स्टोरी दिखाती है किस तरीके से आतंकवादी, किस तरीके से पर्टिकुलर ग्रुप हमारी बहन बेटियों को बरगलाता है, उनको कन्वर्ट करता है, उनको कन्वर्ट करने के बाद उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, किस तरीके से आतंकवादियों के साथ आतंकवादी गतिविधियों में उनको शामिल कराता है। एक ट्रू स्टोरी है, ये लोग उसका विरोध करते हैं। और ये लोग बीबीसी की स्टोरी को चला रहे थे जो फेक स्टोरी है, जिसको कोर्ट ने भी नहीं माना। कोर्ट की वर्डिक्ट के बावजूद वो बीबीसी गलत बातें फैला रही थी। खेमचंद जी, सवाल मेरा ये नहीं था कि केरला स्टोरी ट्रू है या फेक है। सवाल मेरा ये था कि क्या चुनाव प्रचार करने के लिए फिल्मों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या चुनाव प्रचार करने के लिए बजरंगबली का सहारा लेना पड़ेगा? क्या चुनाव प्रचार करने के लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा? या फिर अगर आपकी सरकार रही है तो आप अपने कामों का जिक्र करेंगे? इसी पर अभी आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।